नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव को अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल अब चुनावी बिसात बिछाने लगे हैं। उन्हीं में से एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। आज हम मायावती और उनकी पार्टी के बारे में कुछ ऐसे खुलासे करेंगे जिसके बाद निश्चित तौर पर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ये पार्टी जीतने का दम भर रही है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ सवाल आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती का ये क्या आखिरी चुनाव है? क्या उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी के सामने बसपा का कोई अस्तित्व बचा है? इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे, क्या मायावती के बाद उनके भतीजे आकाश आनंद का नेतृत्व क्या बसपा पार्टी को आगे तक ले जा पाएगा? इसके अलावा क्या मायावती को छोड़कर दलित चंद्रशेखर को अपना मसीहा मानने लगा है? और क्या मायावती का ये आखिरी चुनाव है? क्या इसके बाद मायावती का चुनावी राजनीतिक सफर यहीं से समाप्त हो जाएगा? दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती और उनकी पार्टी पर लगातार बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता रहा है। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 36 सालों में शिखर पर जो बहुजन समाज पार्टी बैठी थी, आज वह धरातल पर नेस्तनाबूद नजर आ रही है, शून्य पर सिमट चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। साल 1984 में भारतीय बसपा का गठबंधन होता है और स्वर्गीय काशीराम इसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद ये पार्टी राजनीति के अस्तित्व में आ जाती है। और आपको याद होगा कि जब काशीराम ने नई पार्टी का बसपा पार्टी का गठन किया था, तब उन्होंने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी नारे के साथ राजनीति में हलचल मचाने वाले काशीराम की पार्टी और हाथी आज कहाँ गुम हो गया है, यह शायद किसी को पता नहीं। दोस्तों, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। बहुजन समाज पार्टी आज अपने अस्तित्व को लेकर लड़ रही है। दोस्तों, लोकसभा में तो दूर दूर तक बहुजन समाज पार्टी बसपा का कोई भी सांसद नहीं है। बचा कुचा एक सांसद राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी का मौजूद है, लेकिन आने वाले नवंबर महीने में उसका भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और हाल ही में उमाशंकर, जो एकमात्र बसपा पार्टी के विधायक थे, उनका निधन हो गया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व से गुजर रही है और मायावती पर यह दारोमदार है कि क्या वो पार्टी को अपने बचा पाएंगी या नहीं। सिर्फ पार्टी बचाने को लेकर मायावती पर दबाव नहीं है, इस पर दबाव ये भी है कि क्या मायावती अपना राजनीतिक भविष्य भी बचा पाएंगी या नहीं। दोस्तों, काशीराम जब 80 के दशक में चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर उतरे तो उन्होंने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। उसमें से दलित महत्वपूर्ण थे। इसके बाद ओबीसी और जनरलों को भी साथ में मिलाने का पूरा प्रबंध किया था। मुस्लिम भी बसपा पार्टी के पूरे साथ था। दोस्तों, इसके बाद पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई और यह पार्टी अपने शिखर पर पहुंचती गई। और फिर साल 2003 में, जब आपको याद होगा, 2001 में लखनऊ की एक रैली में स्वर्गीय काशीराम ने ये कहा था कि आज से पार्टी का उत्तराधिकारी मैंने चुन लिया है और सुश्री बहन मायावती पार्टी की उत्तराधिकारी होंगी। इसके बाद 2003 में मायावती ने पार्टी की कमान संभाली और बसपा का नेतृत्व किया, लेकिन खबर ये बिल्कुल नहीं है और खबर इससे परे है। दोस्तों,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस हाशिए पर आज बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, निश्चित तौर पर उसका भविष्य अब दलितों को भी समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, यह माना जा रहा है कि क्या दलित वाकई अब मायावती के साथ रहेगा या फिर उसने चंद्रशेखर को अपना मसीहा मान लिया है। लेकिन दोस्तों, जानकार ये भी मानते हैं कि दलित का एक वर्ग, क्योंकि दलित में भी कई ऐसे संगठन और मजबूत होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि अभी भी उनका नेतृत्व मायावती ही कर सकती हैं। दोस्तों, एक बात आप यहाँ गौर करके देखिए कि जब भी दलितों पर अत्याचार होता है, दलितों पर अत्याचार होने की खबरें दोस्तों लगातार सामने आती रही हैं। वो सिर्फ ना उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में दलितों पर अत्याचार होने की जगह जगह घटनाएं निकलती रही हैं। और खास बात ये होती थी, जब भी दलितों पर अत्याचार कोई मुस्लिम करता था तो ना चंद्रशेखर की आवाज निकलती है और ना ही मायावती की। लेकिन जब भी दलितों पर कोई अत्याचार सवर्ण जाति का करता है तो मायावती भी कूद पड़ती हैं और चंद्रशेखर भी हल्ला बोलने लगते हैं। लेकिन मुस्लिमों पर इन दोनों की चुप्पी बिल्कुल सवाल खड़े करती है कि आखिरकार क्या वोट की राजनीति के लिए वो मुस्लिमों पे बचने से कतराती हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो निश्चित तौर पर बसपा पार्टी को लेकर एक अहम भूमिका लगातार पहले से बनी रही है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती पर बी पार्टी का भी आरोप लगता रहा है। सियासी पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य छोटे राजनीतिक दल हो, ये लगातार मायावती को बीजेपी की बी पार्टी का तमगा देते रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि जिस तरह से मायावती इस समय चुनाव नजदीक है और हमलावर हैं बीजेपी पार्टी पर, वह देखने लायक है। मायावती को अभी समझ में आ गया है कि अगर अभी भी इस बी पार्टी के तमगे को सर से नहीं हटाया गया तो निश्चित तौर पर पार्टी और उनकी राजनीति खाई में धंसती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में मायावती ने कुछ ऐसी चालें चली हैं जो शायद राजनीति में उनको 2027 के विधानसभा चुनाव में उनको फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकती है। उनमें से पहला कदम यह है कि मायावती ने जिस तरह से यूजीसी को लेकर सवर्णों का साथ दिया है, उनका साथ देते हुए बोली है। जब आपको याद होगा कि जनवरी में यूजीसी आया, मोदी सरकार लेकर आई, तो इसको लेकर काफी आलोचना भी हुई और यह बताया गया कि सवर्णों के खिलाफ है और एससी एसटी के लोग जो हैं इसका गलत फायदा उठाकर सवर्णों को फंसा सकते हैं। लेकिन मायावती ने इस बात को गंभीरता से समझा और वो सवर्णों के साथ खड़ी होती हुई नजर आई, ये जानते हुए कि लगातार जो एससी समाज का वर्ग है उसे लगातार सवर्ण समाज पीड़ित करता आ रहा है काफी वर्षों से। उसके बावजूद अपने वोट बैंक को न साधते हुए उन्होंने सवर्णों का साथ भरपूर दिया। उन्होंने कहा था कि सवर्ण समाज के साथ ये गलत हो रहा है और यूजीसी पर सरकार को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के लोगों के अंदर मायावती के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर आया और आने वाले चुनाव में इसका फायदा भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस चुनाव में मायावती को लगभग 50 से 60 सीटें मिल जाती है तो निश्चित तौर पर वह किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने साफ कर दिया है कि वो पूरे 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और अकेले लड़ेंगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि लगभग उन्होंने 30 से 40% टिकट बांट दिए हैं और जो बंटवारे की खबर आ रही है उनमें से वो सवर्ण समाज और मुस्लिम समाज को अभी तक टिकट देने की बात सामने नजर आ रही है। और ऐसा, लेकिन मायावती की पार्टी में एक खास बात ये होती है कि वो टिकट के बंटवारे चुनाव के अंतिम समय तक करती रहती है। साल 2022 में भी आपने देखा होगा कि टिकट के बंटवारे के लिए जब चुनाव प्रचार चल भी रहा था, उसके पहले भी टिकट बंटवारे को लेकर कई जिलों में बात आ रही थी और कई विधानसभा में बात निखर रही थी। दोस्तों, ये भी बात सामने आ रही है कि मायावती के साथ ब्राह्मण वोट कुछ परसेंट तक तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मायावती पूरी तरह से मुस्लिम दलित को साधने के लिए नए नए तरीके भी
आजमा सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती को आपने देखा होगा कि वो धरातल पर और जमीन पर बिल्कुल नहीं उतरती। मायावती सिर्फ रैलियों के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ही सरकार पर हमला बोलती हैं और जनता के बीच पहुंचती हैं। जबकि काशीराम ऐसे नेता थे, वो जमीन पर उतरने पर ज्यादा विश्वास रखते थे और काशीराम हमेशा ओबीसी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते थे, जबकि मायावती का मुस्लिम और दलित वोटों पर अधिक ध्यान रहता है। दोस्तों, साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो मायावती की पार्टी बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद उनके चुनावी के जो राजनीति का गणित है वो लगातार नीचे स्तर से गिरता गया। उसके बाद 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां भी मात्र 19% ही वोट हासिल कर पाए और लगातार गिरता गया प्रतिशत। 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव हुए तो मात्र 102 विधायक ही मायावती के जीत सके। उसके बाद 2022 में जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो 12% तक ये जो उनका चुनावी गणित है वो निश्चित तौर पर नीचे गिरा और काफी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। दोस्तों, मायावती की पार्टी बसपा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है बल्कि पंजाब, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ती है। लेकिन मायावती की पार्टी बसपा जिस अस्तित्व के लिए लड़ रही है वो शायद अभी बहुत दूर है। दोस्तों, एक सवाल हमने शुरू में यह किया था, क्या उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी के सामने बसपा का कोई अस्तित्व है या नहीं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में जो चुनाव होने वाला है वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में ही होने वाला है। यानी अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच मुख्य टक्कर होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी इसमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर राजनीति में कहते हैं कि किस्मत भी काफी मायने रखती है। अगर वोटर अगर किसी ओर झुक गया तो निश्चित तौर पर राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय कर सकता है। यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर ओवैसी की एंट्री के बाद अगर मायावती का साथ मिल जाता है तो शायद दोनों मिलकर किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ओवैसी पर भी लगातार बीजेपी की बी पार्टी का आरोप लगता रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से बसपा आज अपने हाशिए पर खड़ी है, शायद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का स्तर और भी आपको गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरह से बसपा की राजनीति चल रही है उससे ना तो दलित वोट खुश है, ना ब्राह्मण वोट खुश है और ना ही ओबीसी वोट खुश है, और मुस्लिम वोट का झुकाव लगातार समाजवादी पार्टी की ओर और लगातार ओवैसी की ओर झुकता जा रहा है। ऐसे में कितना % वोट मुस्लिम का मिल पाता है बसपा को, यह देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों, एक खास बात यह भी है कि जिस तरह से आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी माना है, जैसे काशीराम ने मायावती को माना था, वैसे मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी माना है। लेकिन उनके नेतृत्व पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता के बीच जब वो आकाश आनंद जाते हैं तो जनता उनसे सवाल करती है और निश्चित तौर पर यह बात निखर कर सामने आती है, क्या आकाश आनंद बसपा का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से सजग हैं या नहीं। जनता के मन में भी आकाश आनंद की राजनीति को लेकर कई पसोपेश रहता है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि आकाश आनंद राजनीति में अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं है। हालांकि कई रैलियों में आकाश आनंद को देखा गया है, लेकिन आकाश आनंद में वो चपलता, वो चतुराई और वो राजनीतिक जो समीकरण और गणित होना चाहिए वो अभी जनता को नजर नहीं आ रहा है उनमें। दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि क्या दलित वर्ग ने मायावती को छोड़कर चंद्रशेखर को अपना मसीहा मान लिया है? तो इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं कि निश्चित तौर पर दलित का झुकाव पिछले कुछ चुनावों से चंद्रशेखर की ओर ज्यादा दिख रहा है। चंद्रशेखर लगातार दलितों की आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि चंद्रशेखर भी दलितों की आवाज तब उठाते हैं जब उनका राजनीतिक जो एजेंडा होता है वो निश्चित तौर पर फिट बैठता है। अगर मुस्लिम समाज ने अगर दलित के साथ कुछ गलत किया है तो चंद्रशेखर निश्चित तौर पर चुप्पी साध लेते हैं और कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। वहीं अगर सवर्ण समाज या कोई अन्य जाति का
दलित समाज को प्रताड़ित करता हुआ नजर आता है, तो यही लोग मीडिया पर आकर उछल उछल के बोलते हैं और फिर कहते हैं दलितों पर अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, राजनीति इस कदर किस दिशा में जा रही है, निश्चित तौर पर यह सवाल अपने आप में खड़ी करती है। नमस्कार।